वेलकम बैक नाज़रीन। में एक और चीज़ है जिसके ऊपर आप तमाम लोगों की थोड़ी सी राय चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, साजिद रसूल साहब, एक सिनेरियो में आपके सामने रख रहा हूँ और मुझे प्लीज़ बताइएगा आप किस हद तक हमसे मुत्तफिक हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगहों पे डिस्कस हो रहा है आज इस्लामाबाद के अंदर। लेट्स से कि आईनी बेंच के सामने रिव्यू लग जाता है मखसूस नशिस्तों का 8 जजेस के फैसले का। इज़ इट पॉसिबल कि वो वहाँ से रिवर्स हो? इज़ इट पॉसिबल कि उसके बाद मेजॉरिटी हो जाए हुक्मरान इत्तेहाद की नेशनल असेंबली के अंदर? इज़ इट पॉसिबल कि 26th और 27th अमेंडमेंट आ जाए? इज इट पॉसिबल कि वो तमाम तरामीम जो पहला ड्राफ्ट था, जो रह गई, जो ड्रॉप अप हो गई JUIF की वजह से, वो वापस से 27वीं और 28वीं अमेंडमेंट के अंदर लाई जाए वापस? मेरा ख्याल है कि अगर आप हुकूमत के लोगों से पूछें तो उनकी डिजायर तो यही होगी। मेरा शायद जो कल बात हो रही थी फैसल वाडा साहब की, मैंने एक स्टेटमेंट सुनी जहां पे वो कह रहे थे कि पहले तारीख पे तारीख होती थी, अब तरमीम पे तरमीम होगी। शायद हुकूमत का प्लान यही हो कि पहले मरहले के अंदर एक दफ़ा लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए इतनी सी अमेंडमेंट पास कर दी जाए और इसके बाद कुछ मजीद अमेंडमेंट्स हों जिनके तहत मखसूस नशिस्तें और दीगर ऐसी चीज़ें जो कि जिसके अंदर शायद मिलिट्री ट्रायल्स की भी बात हो, ये कल को सबसिक्वेंट अमेंडमेंट्स के अंदर पास की जाए। मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, ये इख्तियार तो हुकूमत के पास मौजूद है, आज भी है, इस हुकूमत के पास भी है, माजी की हुकूमत के पास भी था, मुस्तकबिल की हुकूमत के पास भी होगा कि वो आइन की शिकों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहते हुए, आइन पाकिस्तान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहते हुए चेंज कर लें। और अगर वो चेंज या अमेंडमेंट जो आइन की होगी वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, हमारे आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक दो उसके सुतून है, अगर वो इनको वायलेट नहीं करता तो अमेंडमेंट पास भी हो जाएगी। अगर वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार होगा उसको स्ट्राइक डाउन करने का। लेकिन जो आपने इससे पहली बात की कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, क्या ये मखसूस नशिस्तों की जजमेंट को, मखसूस नशिस्तों वाली जजमेंट को अंडू कर सकता है? तो ये मेरे ख्याल में शायद पॉसिबल ना हो। उसकी वजह ये है कि इस मखसूस नशिस्तों की जजमेंट जो है वो एक मेजॉरिटी 8 मेंबर 9 मेंबर मेजॉरिटी से इफेक्टिवली आई थी, क्योंकि उसमें काजी फाइजीसा साहब और मंदोखिल साहब की जजमेंट के अंदर भी PTI को एज पार्टी रिकग्नाइज किया गया, कहा गया कि उनको कुछ मखसूस नशिस्तें कम से कम दी जाएं। एक ऐसी जजमेंट जिसके अंदर 9 जज साहिबान का ये ख्याल था कि PTI एक पार्टी है जिसको कुछ ने कहा ज्यादा मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, मंसूर अली शाह साहब वगैरह ने, फायजीसा साहब ने कहा कि मिलनी चाहिए लेकिन कम मिलनी चाहिए। जहां पे इस जजमेंट को, जिसमें 9 जजेस ने कहा कि उनको कुछ मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, इसको अनडू करने की मेरे ख्याल में अथॉरिटी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया भर में, और हाफिज साहब भी इस बात को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दलाइल से इसको एग्री करेंगे कि सारी दुनिया के अंदर ये जूरिस्प्रूडेंस है कि अगर ज्यादा मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कर दे और आप उससे डिसएग्री करते हो तो आपको उससे लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम 8 या 9 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को 3 मेंबर सेकंड साथ मुझे सिर्फ पॉइंट ब्लैंक पे बताइए। साथ बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करो प्लीज, मुझे क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए। क्या अभी भी 8 जजेस का जो फैसला था उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है? यानी एनालिसिस नहीं, खबर मांग रहा हूं आपसे। नहीं, पहले मैं उसकी तरफ आ जाता हूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। बिल्कुल बात ठीक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा बेंच जो ऑलरेडी एक मतलब 5 मेंबर्स बेंच है, वो एक फैसला करता है और उसके बाद उससे लार्जर बेंच ही उस फैसले को जो है वो ओवरटर्न कर सकता है। अगर अगला 5 आएगा तो वो ये कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस को कह सकते हैं कि जी आप उस लार्जर बेंच पे चले जाएं। ठीक है। लेकिन ये भी प्रिंसिपल इस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट किया कि जब मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट आई तो उसके अंदर 5 मेंबर्स बेंच की जजमेंट जो 1975 की थी, उसकी ब्रिगेडियर अली की, उसको जब अभी जो बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का, जो 5 का बना और उसके 4-1 से आया, तो उसके अंदर बजाय ये कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कहती कि लार्जर बेंच पे जाए,
उन्होंने उस जजमेंट को ओवरटर्न किया और उसी के ऊपर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का भी नोट आया कि यह बात मुनासिब नहीं है कि अगर 5 मेंबर्स की जजमेंट आ चुकी थी और हम भी 5 थे और हम ये समझते थे कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो हमें चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच के लिए कहना चाहिए था। यह भी मैं आपको एक एस्पेक्ट वो उसका बताता हूं और इसी से वो डिसएग्री किया। अब दूसरा उस चीज के अंदर है साकिब, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी रिव्यू सुना जाएगा वो सुना जाएगा उन सारे जजेस की बुनियाद के ऊपर जिन्होंने ओरिजिनल हियरिंग की, और अगर उनमें से कोई रिटायर हो जाता है तो वो निकल जाता है। या हमने जस्टिस मुनीब वाला भी देखा है ना, ऑथर जज वो थे, लेकिन हमने वो भी नहीं, लेकिन वो खुद नहीं ना बैठे, साकिब वो खुद नहीं आए, रिक्यूज भी तो नहीं, रिक्यूज भी तो नहीं। मुझे ये बताएं कि आपका ये कैमरामैन है और ये कहे कि जी मैंने अंदर नहीं आना, और आपके वजह पूछूंगा क्यों नहीं आना, नहीं तो वो अगर वजह प्रोटेस्ट कर रहा हो किसी चीज में, तो वो वजह क्या है? सिविलाइज्ड सोसाइटी में आपका प्रोटेस्ट का यही तरीका है साकिब, वजह क्या है? अच्छा, दूसरा उसके अंदर ये है कि जब वो मामला ये आया, अब ये है कि इसको सुना जाएगा 12 मेंबर्स का, और यही वो एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 मेंबर्स का बनता है तो अगर ऑलरेडी आपके 12 मेंबर्स सुन चुके हैं या 8 का एक फैसला आ चुका है या 2 ने भी उसको सपोर्ट किया हुआ है कि जी वो उनको मिलनी चाहिए, किस तरह मिलनी चाहिए वो उस पर खामोश है, या अफरीदी साहब ने कहा है कि अगर मिलनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन का फोरम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला इस वक्त प्रोसेस हुआ है, ये बात आगे चल नहीं सकेगी, क्योंकि उसके अंदर ये है कि स्मॉलर बेंच जो है वो लार्जर बेंच को सुन नहीं सकता, और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा। और ये आज से ही स्टार्ट हो गया है कि जिस तरह जस्टिस मंसूर साहब ने कहा है कि ये कंफ्यूजन इससे पार्लियामेंट को निकलना। फैसल भाई, मखसूस नशिस्तों पे जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है ये सीरियस, जी साहब, मैं इस बात की एक्सेप्शन लेना चाहता हूं। हाफिज साहब एग्जाम्पल जरूर दें, लेकिन मुनीब अख्तर साहब को एक्सक्यूज करने, अपने बेंच से ना बैठने की एग्जाम्पल एक कैमरामैन के अपने जॉब पे आने की एग्जाम्पल से मुतनासिब नहीं है। वो जज सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो ना बैठे बेंच में तो जब तक वो ना बैठे या रिटायर ना हो उनका बेंच वो खुद रेगुलेट करते हैं। ये कहना कि एक बंदा नौकरी पे नहीं आया, ये ऐसे ही है जैसे जज बेंच पे नहीं आया, ये मुनासिब बात नहीं। अच्छा फैसल भाई, ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है और ये सीरियस हलकों के अंदर कल रात असेंबली के अंदर हुकूमती बेंचेस, हुकूमती पार्लियामेंटेरियन जो हैं, ये वहां पर अंडर डिस्कशन था कल रात जो आज गुजरी है, कि जनाब हो सकता है आईनी बेंच जब बन जाएगा तो यही रिव्यू वहां पर लगेगा और ये रिव्यू में उड़ाकर सीटें वापस दे दी जाएंगी और ये हो जाएगा, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी। आप किस हद तक टेक्निकली और लीगली आप किस हद तक इस सारे सिनेरियो से मुत्तफिक हैं? देखिए, गवर्नमेंट की अकल का अंदाजा तो फिर आप इसी गुफ्तगू से लगा लीजिए ना कि कितने नाबलद हैं, और वो तो एक स्टैंप पेपर है, जो एक रबड़ स्टैंप है, क्योंकि जो उनको लाए हैं फॉर्म 47 के तहत वो उनकी हर बात को उन्होंने मानना है। देखिए, ये बड़ी उजलत में ये तरमीम की गई हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी इनमें कन्फ्यूजन होगा, और ये जो पेंडेंसी जिसको बुनियाद बना के हुकूमत ने हैमर कर करके, ड्रम बीट कर करके ये अमेंडमेंट लाए हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये कन्फ्यूजन की वजह से पेंडेंसी अब पहले से सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे, अब हाई कोर्ट में भी बढ़ेगी और केसेस जो हैं मजीद जो है ये डिले होगा। उसकी वजह ये है कि ये एक बात तो बिल्कुल कर दी हाफिज साहब ने भी और बैरिस्टर साहब ने भी कि एक लार्जर बेंच का फैसला ओवरटर्न करने के लिए तो आपको उससे बड़ा लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, और उसमें ज़ाहिर मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उसमें फिर सारे जज बैठेंगे। तो इसके साथ साथ ये भी है कि ये कौन फैसला करेगा कि कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का है, कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का नहीं है, फिक्सेशन कैसे होगी, इन चीज़ों को बाइफरकेट कैसे किया जाएगा, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत एक मामला ऐसा है जिसके लिए शायद आपको महीनों लग जाएं, क्योंकि ये जो निटी ग्रिटीज हैं हमारे प्रोसीजर की, हमारी फिक्सेशन की, हमारे बेंच फॉर्मेशन की, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी टाइम लेंगी और इस पर काफ़ी ले दे होगी। उसके साथ साथ वकला ने तो इस चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, अभी आपने देखे कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि कंटोनमेंट से आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी नाइव गवर्नमेंट है और इतने नाइव पार्लियामेंटेरियन हैं कि इन्होंने आइन में तरमीम कर दी है कि कंटोनमेंट के टैक्स जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है अकाउंट नंबर 1 में न लेके जाए। फैसल भाई, थैंक यू, मेरा टाइम खत्म हो गया शो का। थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपका शुक्रिया। हाफिज एहसान कोकर साहब, आपका शुक्रिया।
ناظرین اس دعا کے ساتھ آج کے شو سے اجازت کہ آج کے امینڈمنٹس یا کوئی بھی امینڈمنٹس ہوں آپ کی اور میری بہتری کے لیے، اور کسی بھی شو میں بیٹھ کر ہم یہ بحث نہ کر رہے ہوں کہ یہ امینڈمنٹس جو اتنی اجلت میں کی گئی ہیں ان سے حاصل کیا کرنا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔